गुप्त काल के बारे में हमने शुरू किया था क्या? नहीं। अच्छा, हूणों का आक्रमण ये पढ़ चुके थे। यूची, कुषाण ये भी पढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में गुप्त काल हमको शुरू करना था। ठीक है, चलिए इंडियन हिस्ट्री में हमने जो जो अभी तक कवर किया है, मुझको बस एक बार क्रोनोलॉजी बताते चलना कि हमने शुरुआत किया था भारतीय इतिहास में। और सबसे पहले हमने बात किया था पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बाद में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक काल, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के बाद, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद में हमने देखा कि दुनिया भर में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अब स्थायी रूप से हमको देखने को मिलती है, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था कुछ वंशों के बारे में। ठीक है, वैदिक काल के बाद में जो राजनीतिक स्थिरता थी उसमें सबसे पहले स्थिर एक राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, और उसके बाद में नंद वंश, और उसके बाद में मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश तक हमने ये देखा था कि इसको हम मौर्यन एज के अंदर या प्री मौर्यन एज के अंदर रख सकते हैं इन तीनों को। और मौर्यन एज किसी भी एक हिस्ट्री के हिसाब से एक ऐसा क्रूशियल टाइम है या इंपॉर्टेंट टाइम है जहां से हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्री मौर्यन और पोस्ट मौर्यन, पूर्व मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले मौर्य काल के बाद में कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। फिर कण्व वंश, उसके बाद में सातवाहन, उसके बाद में सातवाहन के बाद में आया वाकाटक वंश, और उसके बाद में चेदी वंश। ठीक, इनको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एरा। मौर्योत्तर काल के बाद में हमने इसी के पैरेलल जो समय चल रहा था, एक तो ये तो था राजनीति से संबंधित, इसी के पैरेलल जो समय चल रहा था जहां पे धार्मिक व्यवस्था में बदलाव हो रहे थे। ठीक है, इसमें हमने बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ा था, बौद्ध और जैन, और इसके अलावा हमने कुछ मिसलेनियस या अन्य धर्मों के बारे में भी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक, और इसी के पैरेलल विश्व के अलग अलग देशों से आक्रमणकारी भारत की ओर आ रहे थे। इसी में हमने क्या पढ़ा था? विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण भी हम कंप्लीट कर चुके थे लगभग। ठीक है, यहां पे हमको अब जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो राजनीतिक परिवर्तन के कालक्रम में ही फोकस करना है। चेदी वंश के बाद लगभग चेदी वंश खत्म होते होते भारत की स्थिति फिर से एक बार वैसी हो गई जैसे कि अशोक के समय में थी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी। मतलब भारत जो है वापस से एक भारत के रूप में या एकीकृत भारत के रूप में वापस से इमर्ज होने लगा था। मतलब इनकी पॉलिटिकल पावर वापस से सेंट्रलाइज होने लगी थी। ठीक है, केंद्रीकृत व्यवस्था होने लगी थी। भारत में जो पूरा राजनीतिक प्रशासन है वो लगभग केंद्रीकृत होने लगा था, और यह समय था आपका गुप्त वंश का। गुप्त वंश वापस से भारत में रिवाइव हुआ, मतलब रिवाइव हुआ ना कहें कि भारत में एक सुप्रीम पावर के तौर पे गुप्त वंश उभर करके आया था। जैसे कि यहाँ पे मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश एक सुप्रीम पावर के रूप में उभर के आया था, वैसे ही गुप्त वंश नाम से एक नया वंश उभर करके आया जो कि भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करता है। ठीक है, इनका जो एरिया था मौर्य वंश के जितना एक्सपेंड नहीं कर पाया था, मतलब मौर्य वंश के जितना बड़ा एरिया नहीं था, पर गुप्त वंश जो है वो लगभग मौर्यों के बराबर ही अपना एरिया कवर कर चुका था। युद्ध कला में निपुण थे। ठीक है, इसके अलावा मैत्री और संधि के द्वारा बहुत सारा इन्होंने एरिया कैप्चर किया था। इसीलिए गुप्त काल को या गुप्त वंश को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा भारत में गुप्त वंश। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा भारत में गुप्त वंश। ठीक, गुप्त वंश कैसे भारत में उत्पन्न हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट नोट कीजिएगा। राजाओं के बारे में नहीं है, ये सिर्फ
पूरे ओवरऑल गुप्त वंश का विकास कैसे हुआ भारत में, इसके बारे में है। लिखिएगा इसमें, कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात, कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात कुषाण कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी, ठीक है, यूची के नाम से जो पढ़ रहे थे हम। कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात दूसरी बार भारत में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। जो विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे वो अपना छोटा छोटा एरिया कैप्चर करते थे, उसमें शासन करते थे, फिर कोई दूसरा आक्रमणकारी आ जाता था, फिर उनका जगह वो ले लेते थे। इस तरह से वो जो आक्रमणकारी आए थे बहुत बड़े एरिया में कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाए, ठीक। तो मौर्य के बाद में ये सेकंड टाइम था, मौर्यन एम्पायर के बाद में सेकंड टाइम था जब भारत में बहुत बड़े एरिया पर किसी एक राजा का या किसी एक वंश का शासन रहा हो, ठीक है। दूसरी बार भारत में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। यह गुप्त साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ, यह गुप्त साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ। गुप्त साम्राज्य के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में राजनीतिक एकता के साथ इस काल में राजनीतिक एकता के साथ विज्ञान, कला, संस्कृति, विज्ञान, कला, संस्कृति और साहित्य का भी विकास हुआ, और साहित्य का भी विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, इसको इन्वर्टेड कॉमा में या फिर हाईलाइट करके रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? गुप्त वंश को या गुप्त काल को। इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, और जहां पे आपने हेडिंग डाला होगा गुप्त काल, वहां पे इसका टाइम पीरियड भी नोट कर लीजिएगा। 319 से 500 ईस्वी, 319 से 500 ईस्वी, इस पूरे समय काल में गुप्त काल का शासन रहा भारत में। ठीक, अब सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहले राजा का नाम लिखिएगा, श्रीगुप्त। पहले राजा हैं श्रीगुप्त। हालांकि इनको हम पहले राजा के तौर पे पढ़ते हैं, पर यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक है आपका गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो इनका नाम आ जाएगा श्रीगुप्त। और एक क्वेश्चन मिलता है आपको गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है। ठीक, वहाँ पे नाम आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, दोनों नाम याद रखिएगा, एक एक करके देखेंगे। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी फैमिली में कोई एक व्यक्ति इतना योग्य निकल जाता है कि उसके नाम से उस परिवार का नाम याद रखा जाता है। कायदे से क्या होता है कि उस वंश के नाम, बच्चे को उस वंश का नाम मिलता है कि ये बच्चा फलाने वंश का है। लेकिन कोई कोई बच्चा इतना टैलेंटेड, इतना योग्य निकल जाता है कि उसके नाम से उस वंश का नाम याद रखा जाता है, उसके पापा को, उसके दादा को याद रखा जाता है कि ये जो है इसके दादा हैं या इसके पापा हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक शासक निकला था यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको इस पूरे वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक
श्रीगुप्त के बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा, इस वंश का पहला शासक और संस्थापक। इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक। अब ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है ना, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वंश के संस्थापक या गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, ठीक है। अगर 5 स्टार कोई क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से अगर कोई 5 स्टार वाला क्वेश्चन है तो इसको 4 स्टार दे सकते हैं आप, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां पे प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है श्रीगुप्त के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास में इसे आदिराज के नाम से भी जाना जाता है। आदिराज के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में इसे आदिराज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अभिलेख मिले हैं इस वंश के जिसमें पहला शासक आदिराज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जनरली ये अनुमान लगाया जाता है कि श्रीगुप्त को ही आदिराज नाम दिया गया था या उनकी उपाधि रही होगी, आदिराज कहा जाता है, आदिराज नाम मिलता है, ठीक है। श्रीगुप्त के बारे में बस यही इंपॉर्टेंट है, ये इस वंश के संस्थापक थे, पहले शासक थे। सेकंड नाम लिखिएगा घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक। इनके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए कि श्रीगुप्त के उस बाद उनका जो पुत्र था घटोत्कच वो शासक बना था। नेक्स्ट राजा का नाम लिख लीजिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और असल में इनके समय को भी आपको याद रखना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, मतलब इनका समय नोट कर लीजिएगा 319 से 335 ईस्वी। 319 से 335, से 335, ठीक। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, हाँ 319 से 335। अब आपको लगेगा कि गुप्त वंश की शुरुआत भी हमने 319 लिखा है, उसके पहले 2 राजा और हो चुके हैं, ठीक है। तो वो कब हुए होंगे, तो वो हालांकि 319 से पहले हो चुके थे, पर मैंने बताया कि उसके संस्थापक मतलब मुख्य संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है, ठीक है। ये गुप्त वंश पहले मतलब किसी राजा के टाइम से पहले से ही मतलब चलना शुरू हो गया था, पर जो इतिहास में कालक्रम जहाँ से मिलना मतलब ठीक से मिलना शुरू होता है वो है 319 से। 319 से 500 तक कंटिन्यू राजाओं का नाम मिल जाता है, ठीक है। उसके पहले राजाओं का नाम कब है, कब रहे थे राजा, इसकी जानकारी ठीक से नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इन्होंने 319 ईस्वी को अपने राज्याभिषेक के समय 319 ईस्वी को अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत घोषित किया। अब मुझे 3 संवत बता दो, 3 इंपॉर्टेंट संवत थे। एक तो 319 अभी आपने नोट किया, एक है 58 और एक है 78। कौन कौन सा किस किस नाम से जाना जाता है ये तो पता चल गया आपको, गुप्त हो गया, गुप्त संवत। इनमें से कौन सा शक संवत है और कौन सा विक्रम संवत है? शक और विक्रम। कौन कौन सा क्या है? 58 विक्रम, कंफर्म है? शक 58 लग रहा है और विक्रम, ये कंफ्यूजन इस एग्जाम में बना रहता है क्योंकि तीनों नाम मिलता है। ठीक है, कोई एक ईयर दे देगा और पूछेगा कि ये गुप्त संवत है, शक संवत है या विक्रम संवत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शक संवत 78, विक्रम संवत 58 और गुप्त संवत 319। ठीक,
भारत का जो कैलेंडर है, पंचांग है, वो कौन सा है? शक संवत है या विक्रम संवत? भारतीय इतिहास, भारत का जो कैलेंडर है वो कौन सा संवत? विक्रम संवत। हाँ, 3 चीज़ याद रखिएगा अब यहाँ से। एक मैंने बताया था कि राष्ट्रीय संवत कौन सा है, मतलब भारतीय कैलेंडर में राष्ट्रीय संवत किसको घोषित किया गया है। एक मैंने बताया था कि भारत के जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना में कौन सा संवत लिखा गया है, वहाँ पे कौन सा लिखा गया है? विक्रम संवत। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत। ठीक है, और यहाँ पे जो गुप्त संवत है 319, इसका ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है भारत के कैलेंडर के संबंध में। इतिहास में ये इंपॉर्टेंट है, पर कैलेंडर, भारत में जो कैलेंडर से संबंधित है उसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शक संवत और विक्रम संवत। और एक्चुअल में भारत में कौन सा कैलेंडर यूज होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अंग्रेज जो कैलेंडर छोड़ के गए हैं उसको हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। ठीक है, ईसा के जन्म को हम शून्य मानते हैं। ठीक है, वहीं से जो कैलेंडर शुरू हुआ था इसको हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। हाँ हाँ, जो पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी वाला जो पंचांग है, जो कि भारत में ज़्यादा बिकता है या हिंदी बेल्ट में ज़्यादा बिकता है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें लिखा रहता है विक्रम संवत करके डेट लिखा रहता है। पर भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत घोषित किया गया है। वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है ना, जो पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी वाला जो कैलेंडर हम घर में यूज़ करते हैं वो राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को माना गया है, और वो जो नॉर्मली जो कह सकते हैं कि ट्रेंड हो गया, चल गया, मतलब उस कैलेंडर को ऑथेंटिक मानते हैं, चाहे ज्योतिष के हिसाब से, चाहे कैलेंडर में जो तिथि आती है, मतलब त्यौहार पर्व वगैरह हैं, वो उसमें माना जाता है कि उसके हिसाब से पूरे भारत में त्यौहार मनाते हैं, इसीलिए उसका ट्रेंड या उसका चलन ज़्यादा है। उसमें लिखा रहता है विक्रम संवत करके। ठीक है, तो इन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय को गुप्त संवत घोषित किया था। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, इस वंश ने सबसे पहले सिक्के जारी किए। इस वंश ने सबसे पहले सिक्के जारी किए, और वो भी गोल्ड कॉइन्स थे। जहाँ पे आपने कॉइन्स वाले पॉइंट्स लिखे ना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये, मतलब कंपेयर करके वहीं पे सारे कॉइन्स के बारे में जितनी बातें हैं वहीं पे पढ़ सकते हैं आप। बस यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसने सबसे पहले सिक्के जारी किए, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिएगा स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के। जो कॉइन्स इसने जारी किए थे वो गोल्ड कॉइन्स थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने लिच्छवी कुल की राजकुमारी, लिच्छवी कुल की राजकुमारी, लिच्छवी वंश या लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से विवाह किया। कुमार देवी से विवाह किया। ठीक, अब यहां से याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश में विवाह किया है, लेकिन इनके जो पुत्र हुए आगे चल करके समुद्रगुप्त, इनको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब लिच्छवी के नाती हैं। ठीक, समुद्रगुप्त के लिए लिच्छवी दौहित्र शब्द यूज होता है, लेकिन लिच्छवी कुल की कन्या या लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, तो लिच्छवी कुल के बारे में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक तो है कि लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। और किसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो इनका जो पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, उसको कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में लिखिएगा। और चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को शासन सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। अपने पुत्र समुद्रगुप्त को शासन सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। ठीक, अब इस पूरे गुप्त काल में एक तो चंद्रगुप्त प्रथम इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। ठीक है, ये दोनों राजा के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहला बिंदु लिखिएगा, हरिशेन, हाँ नोट करिएगा इसको, पहला पॉइंट है हरिशेन के, ये इनके दरबारी कवि थे हरिशेन। ठीक है, इनके दरबारी व्यक्ति हैं हरिशेन। हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हरिशेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, खूब युद्ध किया था नेपोलियन ने, वैसे ही समुद्रगुप्त ने भी अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए खूब सारे युद्ध किए थे, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये वाला पॉइंट, लिच्छवी दौहित्र। इसे लिच्छवी दौहित्र, कौमा, इसे लिच्छवी दौहित्र, कौमा 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता, कौमा धरणी बंध, मतलब धरती को बांधने वाला। इसे लिच्छवी दौहित्र, 100 युद्धों का विजेता और धरणी बंध भी कहा जाता है, धरती को बांधने वाला। ठीक है, इसने इतने युद्ध किए थे अपने आसपास के क्षेत्रों में विस्तार के लिए कि इसको धरणी बंध, धरती को बांधने वाला भी कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब जनरली कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दुहिता, एक शब्द मैंने पढ़ा था, दुहिता का मतलब होता था पुत्री या बेटी, जो घर में गाय को दूहती है। ठीक है, तो लिच्छवी दौहित्र का मतलब है लिच्छवी की बेटी का बेटा। ठीक है, दौहित्र मतलब दुहिता का बेटा। ठीक है, दुहिता, लिच्छवी की जो दुहिता है, बेटी है, उसका बेटा। ठीक, लिच्छवी दौहित्र, 100 युद्धों का विजेता और धरणी बंध भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
प्रयाग प्रशस्ति में, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ठीक। अब ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ क्या है? तो भारत का जो विंध्याचल पर्वत रेंज है, इसके उत्तर वाले क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरापथ और दक्षिण वाले क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणापथ। ये हो गया आपका उत्तरापथ और ये हो गया दक्षिणापथ, ठीक। और इस एरिया में लगभग आपके साम्राज्यों का मेन केंद्र बिंदु था, कह सकते हैं। अशोक का हो या गुप्त का हो, मुख्य रूप से बिहार और यूपी के आसपास का जो एरिया था, मगध वाला एरिया, यहीं पे सबका सेंटर पॉइंट होता था, ठीक। तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर को हिस्से को उत्तरापथ और नीचे के हिस्से को दक्षिणापथ कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ विजय का उल्लेख है। उत्तरापथ और दक्षिणापथ विजय का उल्लेख है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणापथ विजय में इसने 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिणापथ विजय में इसने 12 राजाओं को पराजित किया। ये डिजिट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। दक्षिणापथ के बारे में पूछा गया है, कितने राजाओं को पराजित किया या कितने राजाओं को हरा करके दक्षिण की ओर विजय स्थापित किया? 12 राजाओं को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किंतु सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। इससे पहले हमने देखा था ना, एक कट्टर ब्राह्मण राजा हुए थे, ठीक है। कौन से? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कट्टर ब्राह्मणवादी थे। उन्होंने बाकी सभी धर्मों को हटा करके या बौद्ध और जैन को खत्म करके भारत भर में ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, समुद्रगुप्त एक अच्छा कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। जिसके पास भी ज्ञान है उनको संरक्षण देने वाला था। समुद्रगुप्त एक अच्छा कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था, ठीक। और इसका प्रूफ क्या है? इसके संगीतज्ञ होने का प्रमाण इससे मिलता है कि इसकी एक वीणा बजाती हुई प्रतिमा या कॉइन पे एक अंकन है, कॉइन पे थप्पा लगाया गया है जिसमें कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, वीणा बजाते हुए। और ये प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से किस राजा का अंकन वीणा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित है, ठीक है। इसको लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसने वीणा वादन सिक्के तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलाए, ठीक है। गरुड़ किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसने वीणा वादन सिक्के, जिसमें स्वयं को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है,
इसने वीणा वादन सिक्के तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलाए। ठीक है, तो इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो है इसके कॉइन के बारे में। कॉइन वैसे इसने कई प्रकार के चलाए हैं, अलग अलग प्रकार के, जिसमें अलग अलग थीम के हिसाब से इसने अलग अलग सिंबल बनवाए थे कॉइन्स पे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा जाता है वो है वीणा वादन सिक्कों के बारे में। इनमें से कौन सा राजा था जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर? तो कौन सा राजा कहेंगे आप? समुद्रगुप्त। इसमें से कौन सा राजा जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ठीक, लिच्छवी दौहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा, रामगुप्त। रामगुप्त ये इस वंश का सबसे कह सकते हैं कि खराब राजा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार इसके साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था और इसने अपनी पत्नी को छोड़कर भागने का प्रयास किया था। अपने राज्य में अपनी पत्नी को ही छोड़ करके भागने का प्रयास किया था। ठीक है, फिर इसका जो भाई था उसने इसकी पत्नी की रक्षा की और रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उसके बाद स्वयं राजा बन गया था। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है इसके बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, रामगुप्त के बारे में लिखिएगा। युद्ध के समय अपनी पत्नी ध्रुव देवी की रक्षा करने में असमर्थ था। अपनी पत्नी ध्रुव देवी की रक्षा करने में असमर्थ रहा। जिसे अब यहां से कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बचाया था। जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बचाया और उससे विवाह किया। जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बचाया और उससे विवाह किया। ये दोनों भाई थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा भाई था, बड़ा भाई था रामगुप्त, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी को संरक्षण दिया और उसकी रक्षा की और स्वयं उससे विवाह किया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बचाया और उससे विवाह किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जो पूरी स्टोरी है कि कैसे उसने अपने भाभी को बचाया, फिर उससे विवाह किया, अपने भाई की हत्या की, ये जो पूरी कहानी है इसको एक बुक के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, इसे नाम दिया गया है देवी चंद्रगुप्तम। इस किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय की स्टोरी है इसमें। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, इस किताब का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ब्रैकेट में राइटर का नाम चाहे तो लिख लीजिएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त इस बुक के राइटर हैं, विशाख दत्त। विशाख दत्त, इसकी कई किताब है। एक तो मुद्रा राक्षस करके एक किताब है, एक देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम लिख लीजिएगा, विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट राजा हुए हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। छठवें राजा का नाम लिखिएगा नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको याद आ रहा है हमने कौन कौन से राजा के नाम पढ़ लिए अभी तक? संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। उसके बाद एक बहुत कम इंपॉर्टेंट राजा हुए थे, कौन? घटोत्कच। नेक्स्ट, जिसके नाम से इस वंश को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त। उसके बाद में ये जिसने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया था, कौन? रामगुप्त। और फिर इसका भाई राजा बना कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त नाम हमने और कहाँ पे पढ़ा हुआ है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? इसी वंश में एक आगे राजा हुआ है जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतनी बातें जो है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, इसकी स्टोरी कहाँ से कैसे शुरू हुई, कैसे इसने विवाह किया, वो सब किस में लिखा गया है, कौन सी किताब में लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो काम की चीज़ है उसको लिखिएगा। इसने कुछ उपाधियां धारण की है, इसको लिखिएगा। इसने शकारी मतलब शकों का नाश करने वाला, इसने शकारी कौमा गणारी, बहुत सारे गण या बहुत सारे राज्यों का राजा, इसने शकारी कौमा गणारी कौमा परम भागवत कौमा परम भागवत तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ठीक, परम भागवत कौन से धर्म वाले उपयोग करते हैं? वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं। वैष्णव धर्म वाले परम भागवत की उपाधि धारण कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसने चांदी के सिक्के चलाए, जिसे रूपक कहा गया। इसने चांदी के सिक्के चलाए जिसे रूपक कहा गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसके काल में चीनी यात्री फाहयान, भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने मेहरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। इस स्तंभ में इसने अपनी पूरी विजय गाथा लिखवाई है। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ बड़ा फेमस है एग्जाम के हिसाब से। किस राजा के समय था? चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, हाँ, मेहरौली जनरली बिहार के आसपास का क्षेत्र था, पर अभी ये लौह स्तंभ ना दिल्ली में स्थापित किया गया है। उसको वहाँ से उठा करके दिल्ली लेके चले गए हैं। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि ये लोहे का स्तंभ है जिसमें कि उस टाइम, वैसे आज मेटलर्जी बड़ा फेमस है, मतलब मेटल्स को मिक्स करने का, जो मेटल्स को मिक्स करके उसमें नया प्रॉपर्टीज़ डालने की जो विधि है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो आज के टाइम में बड़ा फेमस है। पर ये ऐसा लोहा बनाया गया था जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, उसमें ऐसी पॉलिश की गई है, ऐसी धातु की पॉलिश की गई है जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगा है आज तक। ठीक है, इसीलिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक, कौन से राजा के संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतिहास में ऐसे कई इवेंट मिलेंगे, कई ऐसे राजा मिलेंगे जहाँ पे आपको उसके दरबारी लोग बड़े फेमस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी के राज्य में 9 दरबारी बड़े फेमस हो गए, जैसे कि 9 रत्न है ना, जैसे किसी के 8 रत्न बड़े फेमस हैं। ठीक, अब ये 8 रत्न 9 रत्न कहाँ पे हैं? तो मराठा काल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे
8 दिग्गज, जिसको कि अष्ट दिग्गज भी कहा जाएगा, अष्ट दिग्गज, हाँ अष्ट दिग्गज कहा जाएगा। इनके जो 8 भरोसेमंद लोग हैं या 8 दरबारी हैं जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाएगा। वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इनके दरबार में 9 ऐसे प्रमुख लोग थे, 9 ऐसे दरबारी थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको की कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। वैसे ही 9 रत्न की चर्चा मुगल किसी राजा के काल में भी आता है, अकबर के 9 रत्न, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का नाम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसके दरबार में 9 विद्वान, इसके दरबार में 9 विद्वान प्रसिद्ध थे, इसके दरबार में 9 विद्वान प्रसिद्ध थे, ठीक। अब इन सभी का नाम, उनकी कलाकृति और किस चीज़ के बारे में है या किस क्षेत्र से संबंधित है, वो तीनों चीज़ नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा इनका नाम, ये किस क्षेत्र से संबंधित है और इनकी प्रमुख किताबें या प्रमुख कृति, ये 3 कॉलम बनाइएगा। 9 लोगों का नाम नोट करना है, उनके क्षेत्र कौन कौन से फील्ड से संबंधित थे और उनकी प्रमुख बुक्स कौन कौन सी है, ये कुछ चीज़ें नोट करनी है, ठीक। इसमें सबसे पहला नाम है, 9 रत्न में सबसे पहला रत्न था कालिदास। 9 रत्नों में सबसे पहले रत्न थे कालिदास। कालिदास कालिदास किस चीज से संबंधित हैं? जनरली इनकी किताबें बड़ी फेमस हैं, ठीक है। ये किसी विशेष विधा से नहीं थे, ये साहित्यकार थे, साहित्य लिखे खूब सारे, तो इनको साहित्यकार कहेंगे। कालिदास किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है, साहित्यकार कहेंगे इनको। और इनकी जो फेमस बुक्स हैं लिख लीजिएगा इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला लिखते हैं वैसे उसी को शाकुंतलम कीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कौमा मेघदूतम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम कौमा मेघदूतम, कौमा कुमार संभवम, कुमार लिखिएगा और संभव पॉसिबिलिटी वाला लिखते हैं ना, संभव, उसमें लास्ट में म लगाइएगा, कुमार संभवम, कुमार संभवम कौमा रघुवंशम, रघुवंशम, एक नाम आपने पढ़ा था मालविकाग्निमित्र, वो भी किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, ठीक है। चाहे तो यहीं पे ऐड कर लीजिएगा, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, कौमा विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी वाली भी एक किताब है, इसका नाम है विक्रमोर्वशीयम, संधि विच्छेद करेंगे तो विक्रम और उर्वशी मिलेगा, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं किसके बारे में? कालिदास के बारे में। 9 रत्नों में से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है जनरली, व्यक्ति और इनकी कृतियां, ये इंपॉर्टेंट है। कालिदास के बारे में आपको कोई भी प्रश्न पूछ लेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है, तो ये जो 4-5 नाम आपने लिखे हैं ये सभी किसकी रचना है? कालिदास की। सेकंड नाम लिखिएगा, हाँ, उसको इतना मूर्ख कहा जाता है, पर वो असल में मूर्ख नहीं था, वो किसी दूसरी चीज़ों में उलझा हुआ था, अपनी पत्नी के प्रेम में उलझा हुआ था। जब उसकी पत्नी ने उसका त्याग कर दिया तब उसका दिमाग खुल गया, फिर वो लिखने लग गया, फिर लिखते लिखते प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई, फिर ऐसी बड़ी बड़ी किताबें लिख दिया, ठीक। ऐसा कुछ उनके बारे में, हालांकि एक
बड़ी स्टोरी बड़ी फेमस है कि वो काफ़ी मूर्ख व्यक्ति थे। जनरली उनकी मूर्खता का रीज़न था वो किसी एक लेस इंपॉर्टेंट चीज़ के पीछे उलझे हुए थे, ठीक है। अपनी पत्नी के मोह में थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। वो शायद एक बार अपने मायके गई थी तो उनके पीछे पीछे वो भी चल दिए थे। वहाँ पे उनकी पत्नी ने उनको इतना डांटा फटकारा कि आपको खुद थोड़े टाइम भी, कुछ दिन भी अकेले नहीं रहा जाता। फिर उसके बाद में उनको मोह भंग हो गया पत्नी से और वापस आकर के फिर लिखना चालू कर लिए थे, ठीक है। हाँ, और क्या स्टोरी सुने बताओ। कुछ वरदान वगैरह मिल गया था उनको। हाँ। तो बाकी राजा लोग क्या सोचते हैं कि इसको इतना मूर्ख से शादी कराएंगे मतलब इनका घमंड चूर चूर हो जाएगा ऐसे करके। हाँ। तो कालिदास को जंगल से ढूंढ के लेके गए और वो इतना मूर्ख था कि ना जो टहनी में बैठा था ना उसी टहनी को मतलब काट रहा था। हाँ। तो समझ गए कि बहुत मूर्ख है। तो कालिदास को लेके गए और बोले कि तुम गूंगा रहना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है ऐसे करके। तो रानी ना क्वेश्चन पूछती थी, जो मेरे क्वेश्चन का आंसर सही देंगे उन्हीं से मैं शादी करूंगी ऐसे करके। तो गूंगा था वो, कुछ नहीं हुआ, बस उसको हाँ ना ऐसा ऐसा बस सिर हिलाना था उनको। तो मतलब जो भी क्वेश्चन पूछती थी वो मतलब सही सारा ऐसे ऐसे ना ऐसे कर, तो उनका शादी करा देते हैं उनसे। ये इसी स्टोरी की आगे की स्टोरी है। इसी वजह से ये जो पत्नी थी जिससे इसकी शादी हुई थी, असल में आपकी स्टोरी एकदम करेक्ट है। मतलब जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तो उनकी पत्नी को लगा कि ये इतना विद्वान है कि शब्दों से उन चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। उनको लगा कि बड़ा विद्वान आदमी है, इसी वजह से उनसे शादी करवा दी उनकी। तो उन्होंने भी कोई मतलब विरोध नहीं किया, शादी कर लिया उनसे। जब बाद में उनको समझ में आया कि ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, तब उनको छोड़ करके वापस अपने मायके आ गई और उसके पीछे पीछे ये भी आ गए थे। तब उनको गाली पड़ा, फिर वापस चले गए, फिर किताबें लिखना शुरू किए थे, ठीक है। आपकी आधी स्टोरी मैंने सुनाया, आधा आपने कंप्लीट किया उसको, शुरुआत का, ठीक। नेक्स्ट नाम लिखिएगा वराह मिहिर। अगले विद्वान हैं वराह मिहिर, ठीक। किस चीज से संबंधित हैं? ज्योतिष विज्ञान से संबंधित हैं, ठीक है। इसके क्षेत्र में लिख लीजिएगा ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष, और इनकी किताब है बृहत संहिता। हाँ, भविष्य देखने वाला, भविष्य बताने वाला, कुंडली मिलाने वाले, ये है ज्योतिष। बृहत, अरे गलत जगह पे लिखा गया ये सेकंड वाले के साथ में है। वराह मिहिर, इनकी किताब है बृहत संहिता। बृहत संहिता। और इनकी एक और किताब है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांत वाले, पंच सिद्धांतिका। बृहत संहिता, नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका। कोई किताब इतनी बड़ी हो जाए कि उसको संहिता कह सकते हैं, ठीक है। वेद, हाँ, 3 वेद को मिला करके सिर्फ संहिता कहा जाता है। कुछ किताबें इतनी बड़ी होती हैं कि उनको उनके नाम के साथ में संहिता कहा जाता है, ठीक है। बृहत संहिता, ये इनका वेदों से संबंध नहीं है, इनका नाम पड़ गया है बृहत संहिता। नेक्स्ट नाम है धन्वंतरी। ये नाम आपने सुना है पहले से ही, ठीक है। धन्वंतरी किससे संबंधित है? एक तो भगवान का नाम है, और वैसे ही इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं धन्वंतरी, एक तो भगवान का नाम आप सुनते हैं, ये जो व्यक्ति थे, विद्वान थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये चिकित्सा से संबंधित हैं। चिकित्सा, हाँ, नहीं, ये भगवान वाले धन्वंतरी नहीं है, ये व्यक्ति हैं। धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित हैं, ठीक। और इनकी किताब है इनकी एक किताब का नाम है आयुर्वेद। इनकी किताब का नाम है आयुर्वेद। नेक्स्ट अगले व्यक्ति हैं अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह, ये वोकेबलरी के बहुत जानकार थे, ठीक है। तो शब्दकोश इनका क्षेत्र था, शब्दकोश।
अमर सिंह शब्दकोश। शब्दकोश डिक्शनरी होता है, मतलब मीनिंग जानते थे। हाँ, बहुत सारे शब्द का भंडार था इनके पास, नए नए शब्दों का। ठीक है, अमर सिंह ये किस फील्ड से संबंधित है, तो शब्दकोश से संबंधित है, मतलब बहुत सारे शब्दों की जानकारी थी इनको। और इनकी किताब का नाम था अमर कोश, अपने नाम में कोश लगा लिया उन्होंने, अमर कोश। ठीक है, शब्दकोश की एक किताब लिखी है इन्होंने, इसका नाम था अमर कोश। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्यक्ति हैं क्षपणक। क्षत्रिय का छ, प, अणा और क, क्षपणक। क्षपणक ये भी हैं ज्योतिष से संबंधित। क्षपणक ये भी ज्योतिष से संबंधित हैं और इनकी किताब है ज्योतिष शास्त्र। इनकी किताब है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष। वराहमिहिर किससे संबंधित है, वो भी ज्योतिष से संबंधित हैं। ठीक है, वराहमिहिर और क्षपणक दोनों ज्योतिष से संबंधित हैं। नेक्स्ट है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट, वेताल भट्ट ये मैजिशियन थे। इनका क्षेत्र लिख सकते हैं जादू। जादू टोना लिखने से जनरली वो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ये पॉजिटिव सेंस में है जादू। वेताल भट्ट जादू से संबंधित हैं और इनकी, हाँ, जादू दिखाने वाले मैजिशियन। ठीक, इनका किताब है मंत्र शास्त्र। इनकी किताब है मंत्र शास्त्र। ठीक, अगले व्यक्ति हैं शंकु। शंकु जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है, नाम है शंकु, और ये घर बनाने का कंस्ट्रक्शन वाला एक्सपर्टीज था इनके पास में। ठीक है, लिख लीजिएगा शंकु। इनका क्षेत्र था वास्तुकला। वास्तुशास्त्र के जानकार थे, वास्तुकला। वास्तुकला और इनकी किताब है शिल्पकला। इनकी किताब का नाम है शिल्पकला। घर 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 बनाना, बिल्डिंग बनाना, महल, मंदिर, इन सब का डिज़ाइन बनाने का असल में इनको एक्सपर्टीज था। हाँ, जो सामान बनाया जाता है उसको शिल्पकला कहा जाता है। अभी एक और डाउट आएगा, इसके नीचे लिखिएगा, एक शिल्पकार भी है इनके पास। इनकी किताब का नाम है शिल्पकला। मतलब असल में इनको मेजरमेंट की जानकारी अच्छी थी, मतलब चीज़ों को बनाने से संबंधित जो मेजरमेंट लेना है उसकी जानकारी इनको बहुत अच्छी थी। इनका मेजरमेंट बहुत अच्छा था, इसीलिए इन्होंने एक किताब लिखी है शिल्पकला नाम से। और एक व्यक्ति इसमें और मिलेगा आपको जो कि शिल्पी है, वास्तव में शिल्पकला से संबंधित है। लिखिएगा इसका नाम घट करपर। घट करपर ये शिल्पी है या शिल्पकला से संबंधित है। इनकी कोई किताब नहीं है, पर ये याद रखिएगा शिल्पकला का मतलब जनरली किससे संबंधित है, कोई भी वस्तु निर्माण से। और वास्तुकला किससे संबंधित है, ये कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर हो गया, मंदिर हो गया, भवन हो गया, इससे संबंधित है आपका वास्तुकला। ठीक है, शिल्पकला में कोई भी वस्तु आ सकती है, जैसे कि लकड़ी का हो गया, धातु का हो गया, ठीक है, मिट्टी का हो गया, इन सभी को शिल्पकला के अंदर रखा जाता है। और लास्ट नाम लिखिएगा वर रुचि। वर रुचि, वर रुचि इनका क्षेत्र था व्याकरण। व्याकरण, और इनकी किताब है संस्कृत व्याकरण। इनकी किताब का नाम है संस्कृत व्याकरण।
करपर, इनकी किताब कोई नहीं है, इनके विशेष रूप से इन्होंने कोई किताब नहीं लिखा है, डैश करके छोड़ दीजिएगा उसको। घटकरपर किस फील्ड से थे? शिल्प कला से थे, शिल्पी थे, और डैश कर दीजिएगा उसके साथ में कोई भी इन्होंने किताब नहीं लिखी है, एक्सपर्ट थे चीज़ों को बनाने के। और लास्ट नाम है वररुचि, व्याकरण से संबंधित है, और इनकी किताब है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, ये सारे के सारे जो 9 रत्न आपने पढ़े किससे संबंधित है? कौन से राजा के समय पे थे? चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय? द्वितीय। ठीक, नेक्स्ट राजा का नाम लिखिएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिख लीजिएगा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसने मयूर शैली का सिक्का चलवाया, मतलब मयूर का चित्र बना होता था। इसने मयूर शैली का सिक्का चलवाया। इसने मयूर शैली का सिक्का चलवाया। नेक्स्ट राजा हुए स्कंदगुप्त। इस वंश के अगले राजा हैं स्कंदगुप्त। ठीक, भारत में कुमारगुप्त के समय से ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। उस हूणों के आक्रमण को असफल करके हूणों को भारत से बाहर खदेड़ने का काम किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर किया। इसने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर किया। इसने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर किया। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गिरनार पर्वत पर, गुजरात में है, गिरनार, गिर के उद्यान, जंगल में पढ़े, जंगल वहाँ पे कहाँ किस में पढ़े हैं अपन? गिर के राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन या पुनरोद्धार या जीर्णोद्धार, कुछ भी मिल सकता है आपको। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया। समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें खराब हो जाती है, उसको वापस से रीबिल्ड किए, फिर से ठीक ठाक कंडीशन में पहुंचाए। ठीक, अब कचरा भी निकलवाए होंगे, आसपास जो बाउंड्री होता है वो सब बाउंड्री करवाए। ठीक है, अब इस झील के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सुदर्शन झील है कहाँ पे है? गुजरात में। कौन से पर्वत पर है? कौन से पर्वत के आसपास है? गिरनार पर्वत के आसपास है। सबसे पहला इसमें पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, और पूछा जाता है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया है। जीर्णोद्धार किसने करवाया? ठीक, अब निर्माण करवाने वाला तो कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक, निर्माण तो किसी एक व्यक्ति के नाम पे ही किया जाएगा, लेकिन जीर्णोद्धार मतलब उसका रिकंस्ट्रक्शन या उसमें जो टूट फूट हो रहा है उसको ठीक करवाने का काम तो कई लोग कर सकते हैं। तो इसके जीर्णोद्धार में जनरली 2 लोगों का नाम मिलता है। ठीक,
इसका जीर्णोद्धार जो सेकंड टाइम करवाया है वो था स्कंदगुप्त ने। इसके पहले किसने करवाया है, इसका निर्माण किसने करवाया है, इन सभी को यहीं पे आप मेंटेन कर लो नोट्स में, ताकि आपको बार बार अलग अलग पेज में खोजना ना पड़े। ठीक है, तो सुदर्शन झील जिसका प्रसंग आया है स्कंदगुप्त के बारे में, इसने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। इसी सुदर्शन झील के बारे में 2-3 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के होंगे, मौर्य वंश के, है ना। हमने चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय भी पढ़ लिया है, तो ये मौर्य वंश वाले चंद्रगुप्त हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसके निर्माण करने के निर्माण का आदेश जनरली कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था, लेकिन जिसने एक्चुअल में इसका निर्माण करवाया था उसका नाम था पुष्यगुप्त। अब ये गुप्त वंश का नहीं है ना, याद रखिएगा। इसका नाम भले है पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया, राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया। सेकंड पॉइंट, इसका प्रथम जीर्णोद्धार, इसका प्रथम जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण एक ही चीज है। इसका प्रथम जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन के द्वारा, शक शासक रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। शक शासक रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका द्वितीय जीर्णोद्धार, इसका द्वितीय जीर्णोद्धार गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। इसका द्वितीय जीर्णोद्धार गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो गुप्त काल में लगभग स्कंदगुप्त के बाद में 1-2 छोटे छोटे राजा हुए, लेकिन इसको हम अंतिम महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस वंश का डिक्लाइन होना, फॉल होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए, वंश के बारे में लगभग इतनी चीज़ें पर्याप्त है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। अब ओवरऑल जो पॉइंट छूट गए हैं मिसलेनियस टाइप के, उसको आप नोट करके ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये किसी विशेष राजा से संबंधित नहीं है। इस पूरे वंश के बारे में जो भी मिसलेनियस पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा। श्रीगुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इस वंश में राजा का देवत्व सिद्धांत, राजा का देवत्व सिद्धांत प्रचलित था। मतलब राजा को ही देवता मानते थे, या राजा को ही देवता का स्वरूप मान करके उसकी हर बात को मानना प्रजा की जिम्मेदारी होती थी। राजा का देवत्व सिद्धांत प्रचलित था। इस काल में राजा का देवत्व सिद्धांत प्रचलित था। राजा की तुलना देवताओं से की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी वंश के एक राजा हुए थे भानुगुप्त, उसके बारे में है। जनरली इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडियन हिस्ट्री में आपको पता है सती प्रथा, सती प्रथा इसके बारे में सुने हैं ना। इसका अंत किसने करवाया था,
समाप्त किसने करवाया था इसको? हाँ, राजा राम मोहन राय ने। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है या पहला साक्ष्य कहाँ पे लिखित रूप से मिलता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी को आप सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है, मतलब गुप्त काल में सती प्रथा प्रारंभ हो चुका था। हाँ, स्टार्टिंग गुप्त काल से कह सकते हैं। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। बाकी जो भी कुरीतियाँ थी, जैसे कि वैश्यावृत्ति हो गया, दास प्रथा हो गया, वो सभी इसमें प्रचलित था, उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जनरली सती प्रथा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके प्रारंभ के बारे में, इसके अंत के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। भूमिकर के रूप में कुल आय का 1/6 भाग, कुल आय का 1/6 भाग लिया जाता था। भूमिकर के रूप में 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक, ये शब्द आप अभी भी नोट किए थे। सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में सर्वाधिक भूमिदान दिया गया। देखे थे ना, सातवाहन के टाइम पे शुरू हो गया था भूमिदान ब्राह्मणों को करने के लिए। इस काल में सर्वाधिक भूमिदान दिया गया। हाँ, इस काल में सर्वाधिक भूमिदान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये शायद आप पहले नोट कर चुके हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड में अपनी पीक पर था, चाहे राजनीति के हिसाब से देख लें, कला के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से, हर एक फील्ड में यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से इसको भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बिंदु थे इस पूरे वंश के बारे में। चलिए, कल से हम गुप्तोत्तर काल की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।